एक और दिन हमारा लद्दाख में, एक और खोज, एक और पॉइंट एलओसी के दौरान, जहाँ पे हमें मिला है एक नायब विलेज जिसको गोस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। गोस्ट जैसे ही बोलते हो आपके अंदर एक खौफ पैदा होता है। ये खौफ के लायक एक ऐसा विलेज है जहाँ पे इतना ज़्यादा खौफनाक चीज़ें हुई हैं कि उस पर्टिकुलर विलेज के दोनों साइड के विलेजेस, एक था हुंदरमान और दूसरा था ब्रोलमो। ये दोनों पड़ोसी विलेजेस जो थे, दोनों को घर छोड़ना पड़ा। अपना जितना बसेरा था वो सब कुछ छोड़ के उनको पहाड़ के उस पार जाना पड़ा, बिकॉज़ यहाँ पे एक ऐसा माहौल हो गया था कि बमबारी जो 1948 जब पार्टीशन हुई तब से शुरू होके 1971 तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। इतने हादसे हो गए यहाँ पे कि हादसों को अंजाम देते 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 यहाँ की जो जितने भी विलेजर्स थे वो सारे जो है उनके जितने बेहतर तरीके थे बचने के लिए वो सब अपना लिए। जब उनसे कुछ और गुंजाइश ही नहीं थी तो फाइनली उस पर्टिकुलर विलेज को छोड़ना पड़ा जो उनके पुरखों ने 400-500 साल पहले से यहाँ पे रहते आ रहे। ये पूरा काफिला जो है ये पहाड़ों में बसा है, जो हर एक इस पहाड़ को अगर आप आगे देखेंगे तो हर एक 2 से 4 मील के दूरी पे एक अलग अलग 200-400 लोग रहने जैसा घर बना हुआ है। इन सारे विलेजेस को एक ही मुश्किल थी कि जब जंग का सिचुएशन आ गया था तब से लेके उन लोगों की जो मुश्किल जो सिचुएशंस थी वो बढ़ते ही चले गई। ये पर्टिकुलर काफिला और या विलेज या आप बोल सकते बसेरा, इनकी जो रहन सहन है ये सब एक जैसा था। ये सब बाल्टिस्तान के एक कॉमन आइडियोलॉजी में आते हैं। बरसों पहले तकरीबन आई थिंक आसानी से 800,000 साल पहले आई थिंक ये बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पहाड़ी लोग थे यहाँ बसने लगे हैं। एंड बोला जाता है कि इसका जो कनेक्ट है वो बुद्धिस्ट पीरियड से है, एज ओल्ड एज 900 AD से लेके यहाँ पे अलग अलग निशानियाँ हैं जो प्रूव करते हैं कि यहाँ के पहाड़ी लोग रहते आ रहे हैं और हर एक अलग अलग वक्त के हिसाब से उनकी ज़िंदगी अलग अलग सिचुएशंस में चेंज होते गई। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ जब आज़ादी मिली और पार्टीशन की जो सिचुएशन शुरू हुई। उस पार्टीशन में जो एलओसी और पीओके का जो सिचुएशन आगे बढ़ा, वहाँ पे ये पर्टिकुलर फैमिलीज़ ऐसे जुड़ के जो थे अधूरे हो गए या उनके अंदर वो दूरियां आ गई कि रातों रात आपके पड़ोसी जो थे वो पड़ोसी मुल्क में हो गए। ऐसा बोला जाता है कि एक ह्यूमर के ज़रिए अगर देखना चाहता है तो यहाँ के लोगों को इतना वो था कि पास वाले उनके दोस्त वहाँ पे दूसरी वाली विलेज में रहते थे, ब्रोलमो में। हुंदरमान के जो रहने वाले थे ब्रोलमो के दोस्त के साथ पहाड़ के उस पार हल्का होने जाते थे। अब एक सिचुएशन आया जहाँ पे आप सडनली ओवरनाइट पाकिस्तानी हो गए। सडनली ओवरनाइट एक वक्त आता है जहाँ पे आप नो मैन्स लैंड में आ गए। सडनली एक और वक्त आता है जहाँ पे आप इंडियन हो गए और वो दूसरा जो दोस्त था तुम्हारा उस पार वो रेफ्यूजी बन गया। चाय पीने बैठे थे, चाय पी के निकल के वापस आए तो कंट्री बदल गई। ऐसा एक विलेज है। अगर इनके बारे में और जानेंगे देखेंगे
तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। उसकी बारे में जानने से पहले हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर विलेज के आर्किटेक्चर को समझते हैं। जैसे आप अंदर आते हो तो आपको पहला नज़ारा ये मिलता है जहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में बोला जा रहा है, जहाँ पे लिखा है कि इस पर्टिकुलर विलेज को उन्होंने 3 अलग अलग चीज़ों से लेके बनाया है। हम सबको पता ही है पत्थर और मिट्टी से बनता है घर, पर यहाँ पे एक और नायाब चीज़ यूज़ की गई है, वो है कश्मीर विलो। हाँ जी, जो आपकी जो क्रिकेट बैट है, उसी क्रिकेट बैट की लकड़ी जो बनती है यहाँ पे, उसको लेके इन्होंने बनाया हुआ है। दूसरी एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने सीमेंट के जैसे मिट्टी को थोड़ा बहुत पेस्टी एस्पेक्ट लेके आए। एंड बोला जाता है कि इंडिया के या दुनिया के जो हाईएस्ट एप्रिकॉट जो पेड़ हैं वो यहाँ उगाए जाते हैं। और एप्रिकॉट एक ऐसी चीज़ है जो पेस्टी टाइप ऑफ फ्रूट है, जो खुबानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बेसिकली इसके फ्रूट्स को लेके भी थोड़ा मिट्टी में मिला के पेस्ट के जैसे करा के उसको सीमेंट के फॉर्म में करके घरों को मजबूती की है। ज़बरदस्त फल को लेके मेरे सामने जो दिख रहा है आपको, ये भी एक एप्रिकॉट का ही पेड़ है, जो इतनी खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ पे आपको रंग बिरंगी पत्ते दिख रहे हैं। एक ही पेड़ है और उसके अंदर ऑटम सीज़न है, तो उसकी वजह से आपको अलग अलग रंग के पत्ते दिखने लगे। ये खूबसूरती है कश्मीर और लद्दाख की। कहीं भी जाओगे, पेड़ से लेके लोग तक सब खूबसूरत है। किसको देखें किसको ना देखें, ऐसी एक सिचुएशन में आ जाते हैं आप। सोचना भी पड़ता है। आप थोड़ी चीज़ों को ऐसे ही देखते रहते हो तो आपके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो वो वाली बात भी है, तो वो आप समझ ही चुके होंगे। वापस आते हैं ये जो इमारत को लेके। इमारत में पहली नज़र हमारी पड़ती है यहाँ पे एक मस्जिद में। मस्जिद को थोड़ी बहुत ठीक ठाक मेंटेन किया गया है। बोला जाता है कि यहाँ पे लोग अभी भी आके सलाह अदा करते हैं, बिकॉज़ ये पुरखों की विलेज है, तो उनकी जो जनरेशन जो है, पीढ़ियाँ जो पट के जो अभी भी ज़िंदा हैं और दूसरे साइड पे रहते हैं, वो यहाँ आके उनके पुरखों को याद करके यहाँ पे सलाह अदा करके जाते हैं। तो मस्जिद को कायम रखी है इन्होंने। यहाँ पे आपको एक और बोर्ड लिखा है जहाँ पे लिखा है कि कौन सा क्या है और क्या मना है, क्या कर सकते हैं। थोड़ी बहुत डिटेलिंग है उसमें, आधी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि वो सब जो लिखी हैं बहुत पहले लिखी थी, तो आधी चीज़ें मिट गई हैं। बट बोला जा रहा है कि ये आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें कैप्चर करना अलाउड है, थोड़ी चीज़ें मना है। मैं बाद में बताऊँगा कि क्या मना है। जैसे हम आगे बढ़े इस पर्टिकुलर खौफनाक विलेज को देखने के लिए, पता चलता है कि यहाँ पे एक पत्ता तो है, आदमी कोई नहीं है। मेरे सामने जो मोहतरमा जा रही है वो कोई और नहीं है, हमारी ओन बेटी है, जो हिस्ट्री में इतना दिलचस्पी रखती है कि हमारे से पहले वहाँ पे दौड़ के चढ़ जा रही है। एक पानी की नहर जाने का रास्ता है, हरियाली भरी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इतने अच्छे नज़ारे, पत्ते और ये पौधे यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी से पता चलता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी फर्टाइल सॉइल है ये, कि यहाँ पे बहुत सारी खेती होती थी। ये एक घर है जहाँ पे हमें पता चलता है कि नीचे जो घर है उन सारी चीज़ों में आपकी गाय बकरी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे वो स्टोर करते थे। और इसके ऊपर सामने मजबूती से एक रस्सी जैसे उन्होंने लकड़ी से बनाया हुआ है, वो आधा अभी थोड़ा ख़राब हो गया, बट अभी भी थोड़ी बहुत देख सकते हैं। उससे मजबूती से वो अपने गेट्स बना के बेसिकली थोड़ी बहुत कैटल के लिए सिक्योरिटी बना के रखें। रूफ सारे जो है लकड़ी से बने हैं, कश्मीर विलो से, और राइट साइड वॉल्स सारे जो हैं वो पत्थर से लगे हैं। थोड़े बहुत छोटे एंट्रेंस हैं, थोड़े बड़े एंट्रेंस हैं, तो लगता है कि अपने अपने मिजाज के हिसाब से, अपने अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग लोगों ने अपने अपने सर्दी और गर्मी के हिसाब से बनाया हुआ है। इसके अंदर 3 अलग अलग कमरे हैं। एक आपका जो बनावट है, ये ऊपर जो है हमारे भाई साहब आशिक भाई हैं, जो हमारे साथ टैक्सी लेके आए हैं श्रीनगर से। उनको हमने पैरा लगा के आया था वहाँ पे कि भाई देखते रहो,
यहाँ पे एक आदमी भी नज़र नहीं आ रहा है। हम चले यहाँ पे ऑल में आरसेल्फ अकेले अकेले, पता नहीं क्या रहेगा यहाँ पे। कोई जानवर छुपा रहेगा, कोई बिच्छू रहेगा, कोई सांप या वेनमस पहाड़ी एरिया में तो रहता ही है, आपको पता ही है। बोला जाता है कि यहाँ बेयर, माउंटेन डियर्स, लेपर्ड्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो हम आधी दूर तो आ चुके हैं, अब तक तो कुछ मिला नहीं देखने के लिए। थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी है, थोड़े थोड़े खौफ भी है, क्योंकि एक्साइटमेंट ये लगे कि एनिमल्स ये सब देखना है तो हम रामथम्भौर इधर उधर दौड़ के जाते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कोई देखने को मिलेगा क्या बोल के एक बस, दूसरी बात खौफ भी है कि कोई और बचाने वाला नहीं है, कुछ सामने कुछ आ जाता है तो क्या करोगे, ये वाला खौफ भी है। बट हिम्मत करके आ गए तो अभी देखना ज़रूरी है, लाजमी है। बेटी ने भी सामने आ गई है, मैं आ रहा हूँ बोल के वो अपने पूरी ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ रही है देखते हुए। तो ज़मीन जो है ये बेहतरीन ज़मीन है, यहाँ पे उगते हैं बहुत सारी चीज़ें। चावल इनका एक ज़रिया रहा है बेहतरीन खाने के लिए, रोटी नहीं चावल ज़्यादा खाते थे ये। यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, तो एप्रिकॉट इज़ द बिगेस्ट ट्रेड कमोडिटी है यहाँ पे। यहाँ से जो उगते थे वो उस ज़माने सिल्क रूट ज़माने से ऑलमोस्ट हज़ारों साल पहले से यहाँ से मटेरियल जो बनती थी उगती थी, उसको लेके मिडल ईस्ट चाइना तक ये लोग ट्रेडिंग करते थे। तो बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है इन्होंने यहाँ पे। बट हाल ही में इंडिपेंडेंस के बाद जब सबको बोला जाता है कि अभी ज़िंदगी बेहतर होगी, और हम सबको वैसे ही हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लिए बेहतर हुआ, बट यहाँ के लोगों के लिए घर छोड़ना पड़ा, ऐसा एक माहौल है। पार्टीशन के बारे में सुना ही है, पार्टीशन कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हुआ है, सारे बॉर्डर विलेजेस को तोड़ दिया था। तो उन्हीं एक इतिहासों में से ये भी एक है जहाँ पे एक पूरा काफिला अपना पहाड़ छोड़ के हट के रहना पड़ रहा है। ये लोग ने नीचे और ऊपर थोड़ा हट के वहाँ पे अपना बसेरा बनाया है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चले गए, वो सिर्फ जंग के मैदान में जब थे तब उस वक्त पे कारगिल वॉर, उससे पहले 1971 बांग्लादेश वॉर, उससे पहले 65 में एक और वॉर थी, उसके पहले 1948 में एक वॉर थी। ऐसे 4 अलग अलग वक्त पे जंग लड़ा गया है यहाँ पे, और उसको सारी सिचुएशंस को इस पर्टिकुलर विलेज ने विटनेस किया है, एंड उसके हिसाब से उन्होंने अपना ज़िंदगी को अलग अलग तौर तरीके से बना लिया है। इसमें मज़ेदार चीज़ ऐसा है कि मज़ेदार नहीं बोलना चाहिए, वक्त का तकाजा बोल सकते हैं कि उनके ज़िंदगी उनको कैसे पलट दिया है रातों रात। बोला जाता है कि यहाँ पे जो आप निकल के यहाँ से बच्चे स्कूल पढ़ने ब्रोलमो जाते थे, और ब्रोलमो जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे जो दूसरा विलेज है, वहाँ से लोग यहाँ आते थे खेती करने के लिए। ऐसा एक हर दिन आना जाना रहता था, और हर एक फैमिलीज़ इनके बच्चे उनके साथ शादी किए हैं, उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, बुज़ुर्ग वहाँ रहते हैं और बच्चे यहाँ रहते हैं। ऐसे सारे एक फैमिली के बंदे लोग ऑलमोस्ट 1000 से 1500 लोगों का काफ़िला था ये। अलग अलग 200-400 बोल के कुछ 6-7 विलेजेस में बटे हुए हैं। ऑल ऑफ अ सडन ये पर्टिकुलर लोकेशन इंडिया में आ जाता है 1971 वॉर के बाद, बिकॉज सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और थोड़े वक्त दौरान ये नो मैंस लैंड में भी था, जब काफ़ी सारे मुश्किल सिचुएशंस थे जहाँ पे दोनों कंट्री ने इनको लेने से मना कर दिया था, बिकॉज ये नो मैन लैंड्स में थे। दोनों का कंसर्न था कि कौन किसका लेना, विलेज को अडॉप्ट करना है, किसको छोड़ना है। फिर 1971 में आई थिंक शिमला एग्रीमेंट हुई, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को लेके थोड़ा बहुत POK एंड LOC का वो एक निर्णय हुआ। इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत लोकल लोगों का सही राय नहीं ली गई है। ये कहना है लोकल लोगों का कि उनको पास चॉइस ही नहीं था कि कौन कहाँ रहेगा। रातों रात बदल गई है, बोला गया कि आप इंडियन हो गए आज, और दूसरे वाले जो हैं उनके भाई बहन, उनकी बीवी जो गई है मायके गई है,
वो सडनली बन गई रेफ्यूजी इन पीओके और उनको मना कर दिया गया। अब ऐसा एक माहौल है जहाँ पे आप जाके एलओसी में खड़ के आपके फैमिली को देख सकते हैं, बस मिल नहीं सकते। और उनको अगर लाना है तो आपको आपकी पूरी घर संतान पूरी चीज़ों को बेच के आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर कश्मीर होते हुए, कश्मीर से दिल्ली होते हुए या वहाँ से वाघा बॉर्डर से होते हुए वहाँ से एंटर करना है आपको, फिर वहाँ से गोल फिर के आपको वापस जो 4 किलोमीटर दूरी पे जो उनका प्रोलमो विलेज है वहाँ पे आके फिर उनको लेके आना है या मिलना है। लेके आना तो दूरी है क्योंकि वो अलग कंट्री के हो गए। अब दोनों कंट्री में ऐसा नहीं था कि अगर कोई सिटीजनशिप यहाँ लेना चाहता है तो वो अप्लाई करके ऐसे मिल जाए, नहीं है, वो कुछ भी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे फैमिलीज़ इंतज़ार कर कर के काफ़ी लोग अपने माँ बाप को नहीं मिल पाए तो वो वैसे ही चल बसे। बीवी और शौहर काफ़ी सारे लोग मिल नहीं पाए तो इंतज़ार करते करते उनको तलाक देना पड़ा और दूसरी शादी करनी पड़ी, बिकॉज उनको भी तकलीफ़ें हैं, उनके लिए भी गुजारा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो उस साइड पे रेफ्यूजी लाइफ है तो उनके लिए और मुश्किलात है। इस साइड पे तो फिर भी इंडियंस हो गए और इंडियन आर्मी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस विलेज को टेक केयर किया है। बोला जाता है कि ये विलेज जो है हुंदर मो पहले बोला जाता था, उसको बदल दिया गया है हुंदरमान। अभी ये जो नीचे देख रहे हैं ये हुंदरमान है, लोअर हुंदरमान। अभी ये बसेरा बसा है, अभी भी उसी की पीढ़ी के लोग यहीं रहते हैं। बट ये जो है अभी 1917 वॉर एलओसी के होने के बाद ये आया था, बट यहाँ पे भी कारगिल वार हुई तो फिर भी इनको खाली करना पड़ा। फिर अभी सिचुएशन ठीक है तो वापस आ गए। ये दिख रहा है आपको जो बॉर्डर जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे जो पानी का जो नहर है वो सुरू रिवर है जो जाके जुड़ती है, वहाँ से आगे पीओके में चले जाती है। जो आपको जहाँ पे झंडा नज़र आ रहा है वो है आपका लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और उसके आगे वॉल देख सकते हैं, वो है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल का वॉल। उसके दौरान उसके बियॉन्ड जो दिख रहा था वो प्रोलमो है और वहाँ पे और 2-4 विलेजेस हैं। ऐसे एक विलेजेस हैं जहाँ पे आप पानी के सहारे जीते हैं, काफ़ी सारा खेती करते हैं, गाय बकरी चलाते हैं और उसके जरिए से अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। बेहतरीन गाय बकरी है यहाँ पे, इतने फ्लफ़ी है वो। यहाँ पे हर एक चीज़ जो बेसिकली एक हिल स्टेशन है, उस हिल स्टेशन के हिसाब से लोग भी सुंदर हो जाते हैं और आपकी गाय बकरियाँ भी सुंदर हो जाती हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो सुंदर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम हैं जो लगता है कि भाई हम ऐसे क्यों हैं। तो जोक सपाट, बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन नज़ारा है, पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों के बीच एक वो दरमियान एक ऐसी एक उलझन आ गई जहाँ पे दो मुल्कों ने अपने साथ सही निर्णय ले नहीं पाए तो जंग छिड़ गई। जंग की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। ये जो हरे घर हैं जो रूफ देख रहे हैं आप, बोला जाता है कि ये सारे घरों के ऊपर बमबारी हुई कारगिल वॉर में, फिर ये नए घर बने हुए हैं अभी। तो उसी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में कम घर दिखेंगे आपको। फिर भी कई सारे लोकेशन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है अभी, क्योंकि वो सीधा लाइन ऑफ साइट में आते हैं। जो वहाँ से बमबारी होती है तो यहाँ आके वो सीधा गिरते हैं। तो ये जो रोड है आप जो दिख रहे हैं, ये वाला रोड है जो उस पार, जो पहाड़ के उस पार, वो ले जाता है बॉर्डर के पास। तो ये जो पहाड़ है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, वो इंडिया में आता है और जो ऑपोजिट में आपको दिखेगा वो है आपका पीओके। इतना करीब है हम। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप का सेटअप भी कर रखा है जहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो बात आती है हुंदर मो की। हुंदर मो जो इंडिया साइड पे आ गया था वो बन गया हुंदर मान। अब ये मान कहाँ से आ गया अगर आप सोचते हो तो उसकी अभी लिए भी एक कहानी है जो बेहतरीन कहानी है। जो कहला जाता है कि मान सिंह जो गुरखा रेजिमेंट के जो मेजर थे वो पहली बार ये विलेज में आए थे 1971 वॉर के बाद, और उन्होंने इस विलेज को कॉन्फिडेंस में लिया। जो विलेज के लिए ज़रूरत चीज़ें थी, मेडिकल, हेल्थ, खाना, राशन,
और उनके लिए काफ़ी सारे प्रोटेक्शन के लिए जो ज़रूरत थी उन तमाम चीज़ों को, सर्दी के लिए कपड़े, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंडियन आर्मी के सप्लाई के ज़रिए इनको प्रोवाइड किया है। उसके दौरान इस पर्टिकुलर विलेज ने महसूस किया कि इस इंडिया के साथ रहने में बेहतरी है, और उन्होंने ये भी एक उम्मीद पे रखे थे कि इंडिया कभी ना कभी पीओके को हासिल कर लेगा तो वो अपने लोगों को वापस ले आएंगे। तो उसके एक बेसिक होप में इन्होंने इंडिया के साथ जुड़ने का निर्णय लिया, और 1971 में इन लोगों को इंडिया में मूव कर दिया गया। इसमें से कितना डिसीजन मेकिंग पावर था पता नहीं, बट उनको बोला गया कि आप इंडिया में आ गए हो, आप सुरक्षित हो, आप सब इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, आपको सारी सुविधा मिलेगी एज एन इंडियन। तो वो सब बेहतरीन चीज़ें थी। तो अभी भी ये लोग उन सारी चीज़ों को लेते हुए इंडियन आर्मी के साथ जुड़ के काम करते हैं। यहाँ तक कि ये बोला जाता है कि यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो एक फौजी है सारे बिना यूनिफॉर्म के, बिकॉज़ यहाँ पे जो फौजी हैं वो बहुत कम लोग हैं जो पहाड़ के ऊपर पहरा देते हैं, जिनका काम है पहरा देना और हमारी इंडिया को सुरक्षित रखना है। अब ऐसे सिचुएशन में इनके लिए खाना पानी, जो यहाँ से जो वेपन्स हैं, जो उनके लिए ज़रूरियात चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को लेके पहाड़ पे चढ़ना है, और कोई रास्ता सही वहाँ रास्ता नहीं है। तो उसके लिए इन पर्टिकुलर विलेजर्स ने साथ दिया इनके साथ, और बोला जाता है कि आज के तारीख में भी यही है ट्रांसपोर्टर्स जो सामान को लेके ऊपर पहुंचाते हैं, और उनके जो जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो सारा वो करते हैं। बोला जाता है कि BRO जो बॉर्डर रोडवेज हैं, वो जो रोड्स जो यहाँ पे बना रहे हैं और सड़क बना रहे हैं, उसमें भी यही विलेजर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिनके मदद से यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, यहाँ पे रास्ते बन रहे हैं, यहाँ पे इतना सारी सुविधा बनी है कि हम हमारे टैंक्स को भी लाके यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जुड़ के की हैं। तो जब आप कारगिल में आते हो तो कारगिल के लोगों को ऐसे ही आप देखोगे तो अलग दिखेंगे बाकी लोकेशन से, क्योंकि इनकी जो बाल्टी कम्युनिटी है वो दूसरों से थोड़ी अलग है। एक कौम के हैं, बट इनकी जो तौर तरीके हैं थोड़े अलग से हैं। तो लोग भी बेहतर है, पानी भी अच्छा है, रंग बिरंगी पेड़ हैं, बर्फ़ में ये पूरा नज़ारा एकदम से सफ़ेद चादर ले लेता है। तो हर एक अलग अलग सीजन्स में ये अलग अलग अपना रंग लेता है। ये राइट साइड पे जो आप पेड़ देख रहे हो सारे एप्रिकॉट के पेड़ हैं, क्योंकि 70% ऑफ इंडिया का कंजम्पशन है वो यहाँ से लद्दाख में उगता है, पर्टिकुलरली कारगिल में, और यहाँ से पूरे कंट्री को सप्लाई होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। और ये आजकल की बात नहीं है, हज़ारों साल पहले से ही ये चलता आ रहा है। तो हमारे लिए, आपके लिए थोड़ा शायद एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन सब नया चीज़ है, बट इनके लिए ये बहुत सालों पहले से ही ये अडॉप्ट करके जी चुके हैं। बस इंडिपेंडेंस के बाद जो तकलीफ़ें थी उसी वजह से इनका थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, तो वहाँ पे आपको जाने का वक्त मिलता है, तो म्यूज़ियम में अगर चीज़ें देखती हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेड बिस्किट्स भी खाते थे ये लोग, इंग्लिशमैन जो लाते थे, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी सारा ट्रेडिंग होता था। तो यह सिल्क रूट में पड़ता है। सिल्क रूट की जो ट्रांसपोर्ट होती है तो काफ़ी सारा सामान इधर से ही मूव होता था, यहाँ से लेके चाइना से यहाँ पे मिडल ईस्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए रास्ता, कई सारा रास्ता यहाँ से बना हुआ है। पानी के ज़रिए भी ले जाते थे नहर से, और ज़मीन से भी लेके जाते थे। तो उसके वजह से इस पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत सारी सुविधाएं थी। मुग़ल एरा में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे कई सारे चीज़ों को अपनाया है। देखा जाएगा तो देखेंगे तो यहाँ पे बर्तन आपको कई सारे अलग अलग मिलेंगे। एक बर्तन आपको पत्थर से दिखने को मिलेगा, जहाँ पे प्लेट पत्थर से बना है, जो स्पून्स और कुकिंग यूटेंसिल्स है वो भी पत्थर से बना है। कूटने का, पीसने का जो चीज़ें हैं वो भी बने हुए हैं पत्थर से। फिर आता है सडनली मेटल बेस्ड, वो भी मिलना है। यहाँ पे अगर आप लेटर्स को देखोगे तो ये यहाँ पे बहुत सारे इमोशनल लेटर्स हैं जो
हर एक फैमिलीज़ ने एक्सचेंज किए हैं, कैसे वो मिलने से मुश्किल हो गई है और कैसे नहीं आने का कारण है, वो सारा डिटेलिंग की है। यहाँ पे वो मॉर्टर्स और जो बम्बार्डमेंट हुआ उसकी भी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे रखे हुई हैं। जब पाकिस्तान ने पुल बैक किया यहाँ से, तो वो जो छोड़ के गए थे जो वेपन्स, वो भी यहाँ पे हैं। उस दौरान यहाँ पे ज्वेलरी जो यूज़ करते थे वो भी यहाँ पे थोड़ा रखा गया है समझने के लिए। और कई सारे यूटेंसिल्स जो पत्थर के बने हुए हैं, जो अलग अलग तौर तरीके अपने वक्त पे अपनाए, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। जस्ट टू टेल यू दैट कैसे वो फ्रॉम द स्टोन एज से लेके टू द लेट अब का जो मिलेनियल एज है, तो Y2K कहला जाता है, तो वहाँ तक ये पर्टिकुलर विलेजर्स जो हैं अलग अलग तौर तरीके से जिया हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ पे चांदी की भी प्लेट्स हैं और इनोवेटिव चीज़ें पहले से ही उपलब्ध थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं जो बर्तन को लिफ्ट करने के लिए, वो बेसिकली लोहे से तराश के बनाया गया है। ऐसे हर अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं, हर एक के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिससे आपको पता चलता है कि ये हमसे ज़्यादा माहिर थे और पहचान रखते थे और पहाड़ में जीने की एक कलाकारी उन्होंने सीखी थी। तो यहाँ पे एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आप थोड़ा भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ की सर्दी कितनी ख़तरनाक है। अगर जब तक मैं नहीं आया था, उससे पहले मैंने सिर्फ यूट्यूब में जानकारी हासिल की थी, उसी के इंटरेस्ट के दौरान हम यहाँ आ गए थे। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ की जो सर्दी है वो वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। द्रास जो कहलाया जाता है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कारगिल आता है, ये वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट लोकेशन है। यहाँ पे बोला जाता है कि -60 तक जाता है वेदर टेम्परेचर, -60। आप मतलब थोड़ा बहुत अगर आप फील कर सकते हैं तो -60 एक्सट्रीम होता है। और वैसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये इधर ही रहते थे, यहाँ से हट के नहीं गए। कारगिल वॉर मेमोरियल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को, सुनने को, फील करने को मिलेंगे। उसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे अलग से, जहाँ पे आपको उसकी सारी जानकारी देंगे। कारगिल मेमोरियल में आते हैं तो आपको सारी वेपन सिस्टम हमने जो यूज़ की है वो सब यहाँ पे रखा है। जैसे फ्लाइट जो प्रोजेक्ट सफ़ेद था, जो प्रोजेक्ट विजय था, एंड जो तलवार मिशन तलवार जो थी, जो समुद्री रूट से हमने जो रोकी थी 1971 वॉर में और 99 कारगिल वॉर में, उन तीनों चीज़ों को यहाँ पे एक निशानी के तौर पे वो पर्टिकुलर चीज़ों को रखा गया है, जो आप आके देख सकते हैं। यहाँ पे अभी शिप नहीं है, शिप को भी अभी अगली बार जब आप आओगे तो यहाँ पे शिप भी होगा, जो मिशन तलवार में जो यूज़ की गई थी। तो ये जो पहाड़ है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पहाड़ है जहाँ जिससे हमने फतह हासिल की, जो नेबर जो हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। तो यहाँ पे बैठ के ये पूरी रूट जो कश्मीर और लद्दाख के रूट को लॉक करके करना था, ये वाला पहाड़। और इसके पीछे एक और है जो तोलो लिंग के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पहाड़ों को इन्होंने लॉक किया। ऐसे ही एक और 4-5 हिल्स हैं जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। फिर हमारे जवानों ने अपने बलबूते पे पहाड़ चढ़ के ये पर्टिकुलर मेजर जीत हासिल की। और ये मिशन सफ़ेद का जो फ़्लाइट यूज़ किया गया था, वो वाली फ़्लाइट भी यहाँ पे है, जो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे बोफोर्स के जो बमबारी जो हमने की थी, वो वाली भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर मेमोरियल एक पहला इम्पोर्टेंट लोकेशन है जहाँ पे आपको कारगिल वॉर का पहला नज़ारा मिलेगा। जैसे ही आप कारगिल वॉर को बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद आप इस पहाड़ों के पास जा सकते हैं जहाँ पे हमारी जंग हुई है। ये एक और पहाड़ था जहाँ पे टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक और जंग छिड़ी थी इन दोनों वक्त में, 1971 में और उसके बाद कारगिल में भी।
रास्ते में जोजिला पास मिलेगा आपको। जोजिला पास में भी 1971 में काफ़ी सारी वॉर हुई है, वहाँ पे भी एक मेमोरियल है। तो इन सारे लोकेशंस में अलग अलग वक्त पे जो वॉर्स हुई हैं उसकी एक मेमोरियल बनी हुई है, जो इतिहास को हमें मजबूत करती हैं। ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आए और फील करें कि कैसा लगता है और क्या होता है बॉर्डर लाइफ। एंड इन विलेजेस को मिलते हैं तो आपको जज्बा पता चलेगा कि कैसे ये लोगों ने मुश्किलों को सामना किया है, और फिर भी वही जज्बे के साथ वो यही रहना चाहते हैं। उनको पता है कि ख़तरा है, बट ये ख़तरा जो है वो हमेशा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जो बोर्ड आपको दिख रहा है, शोज ये बता रहे हैं कि वेलकम टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कारगिल आता है द्रास डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पहाड़ी लोगों का एक मकसद है कि ये अपना काफ़िला जहाँ पे था हज़ारों सालों से उधर ही रहेंगे, जितना मर्जी परेशानियाँ हो जाए वो अपना वतन छोड़ेंगे नहीं, अपना लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे, वो जुड़े रहेंगे। और उनको फ़ख्र है कि वो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको यकीन है कि कोई ना कोई दिन POK भी इंडिया में आ जाएगा। इंतज़ार है कि वो जो उनके रिलेटिव्स जो छूटे या रह गए वो कब आएंगे और कब मिलने को मिलेगा। तो यही उम्मीदों के साथ वहाँ पे वो जुड़े हैं और ज़िंदगी कंटिन्यू कर रहे हैं। कई मील चल के जाके स्कूल और तालीम हासिल करते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां भी जा रही है स्कूल अटेंड करने के लिए, लड़के भी जा रहे हैं स्कूल अटेंड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी हैं और गंवार रहेंगे, नहीं है। इनकी जैसे मैंने बताया था ये सिल्क रूट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके नज़रिए से इन लोगों के पास काफ़ी सारी इल्म है। इल्म में से इट इज़ द नॉलेज, एंड उसके बदौलत उन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी एकदम बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़, हर फल, हर सब्जी उगाते हैं, खुद उगाते हैं और ख़ुद वो कंज्यूम भी करते हैं और बेचते भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आती हैं। तो ये पहाड़ी लाइफ है, एंड इनके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला तो है कहीं भी जाओगे तो, बट इंडिया में अगर आपको कहीं भी सिक्योरिटी अगर बेहतरीन तरीके से मिल रही है वो इसी लोकेशन पे है जहाँ पे मैक्सिमम डिफेंस लोगों को लगाया गया है। मैक्सिमम इंडियन आर्मी लोग हैं यहाँ पे, वो सब रात दिन मेहनत करते हैं इन पर्टिकुलर लोकेशंस को सेफगार्ड करें। तो हमारा भी एक मकसद बनता है कि हम भी यहाँ पे आए और उनके साथ शामिल हों खुशियों में, और टूरिज़म को बढ़ाएं। यहाँ पे टूरिज़म एक मेजर ज़रिया है इनके लिए फॉर द सस्टेनेंस। तो आप और मैं अगर हिम्मत जुटा के आते हैं तो खुश होते हैं, और उसके ज़रिए से उनकी जो रोज़ी है वो बेहतरीन होती है। ख़तरा तो रहता ही है, कहीं भी जाओ तो गाड़ी चलाओगे तो भी ख़तरा है, बाहर निकलोगे तो भी ख़तरा है। दिल्ली में पता ही है आपको कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चले जाओ तो आपका AQI 400 पे है, तो आप सांस लेते हैं तो भी ख़तरा है, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप बीमार होने वाले हैं। तो ऐसे चीज़ों में ज़्यादा सोचे बिना, ज़्यादा समझे बिना, थोड़ी चीज़ों को आप डिटेल में जाइए, थोड़ी चीज़ों को आप थोड़ी बहुत एवेल्यूशन कीजिए। यहाँ पे टूरिज़म खुला है अभी, काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप भी आ सकते हैं। और यहाँ की कई सारी चीज़ों आपके बारे में पता नहीं है, वो जानकारी हासिल कीजिए। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ले आइए, आपके बच्चों को लाइए, उनको भी बताइए इतिहास क्या है इंडिया का, क्या तकलीफ़ें लोगों ने फील कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम जुड़े हुए रहते हैं, हमारे बच्चे, और AC और बेहतरीन कमरे में रहते हैं, बट यहाँ पे जब आते हैं देखते हैं तो पता चलता है कि लाइफ कितनी अलग है। तो बहुत सारी चीज़ जानकारी हासिल होती है आपको। टूरिज़म एक साइड पे है, बट नॉलेजेस जो आप ले जाते हैं और यहाँ की जो इमोशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उसी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं, और हम इस सारी खुशियाँ और उन सारी खुशियों के साथ जुड़ी हुई दास्तान सीखते हुए, जानते हुए वापस जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये पर्टिकुलर स्मॉल नॉलेज सेशन जो हमने आपसे शेयर किए पसंद आया होगा। अगर लगता है कि आपको ऐसे ही बहुत सारे
हमारे साथ आपका अपना दोस्त सैयद अहमद तमीम। अभी शुरू किया है ये ब्लॉग, बिकॉज यहाँ पे इतना सारा नॉलेज मिला था तो मैंने बोला मेरे अंदर क्यों रखूँ, क्यों ना शेयर करूँ। तो ये एक छोटा सा रॉ फॉर्मेट में हमने बनाई है। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। इजाज़त लेते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।